तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स से बेसिकली सैंपल पेपर आईसीएसई बोर्ड के लिए। और ये सैंपल पेपर नंबर 2 एक तो स्पेसिमेन वाला करवाया था जो आईसीएसई बोर्ड ने इशू किया था, एक वो, और ये अपने पास दूसरा है। इस तरह से हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हर एक चैप्टर के बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, एक पैटर्न के साथ भी आ जाएंगे। तो ऑफकोर्स आप लोगों को क्या करना है, मैं तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराऊंगा। सेक्शन ए सेक्शन बी में कुछ कुछ कहते हैं भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, कि पहले सेक्शन तो कंपलसरी है, सेक्शन बी से में सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करने, बट यहाँ पे मैं आपको सब कुछ ही करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे। सेक्शन ए का स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से फटाफट। कहा जाता है यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फटाफट चेकआउट कीजिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में भाई। तो इसमें कहा जाता है इफ अ मैट्रिक्स इज ऑर्डर 3x2 का, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x2, यहाँ पे लिख लिया मैंने, एक ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3x2, एंड एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 2x2। तो एक दूसरा मैट्रिक्स है जो कि 2x2 का है, बोले तो रो कॉलम है ना। अब कहता है कि मैट्रिक्स, वो उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जिसको अगर मैं ए बी की बात करता हूँ, मतलब ए मल्टीप्लाई बी की बात कर रहा है, ए और बी को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका ऑर्डर क्या निकल कर आएगा देखिएगा। अगर मैं ए और बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मैट्रिक्स हमें ए इंटू बी मिलेगा, नया वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर क्या होता है और कब मल्टीप्लाई हो सकता है, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए, हमेशा पता होना चाहिए, समझिएगा। पहली बात, ये मल्टीप्लाई तब हो सकते हैं जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल हो। यस, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो अगर इक्वल हो, जो कि है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऑफ कोर्स। सेकंड थिंग, जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, बोले तो 3x2। यस, इसका ऑर्डर क्या होने वाला आपके पास 3x2। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन देख लीजिए ए वाला, ये सही बात है। चलो भाई आगे चल। तो ये ऐसे करते करते सारे उड़ा देंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन, द परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी ऑफ टोटल जीएसटी ऑफ एन इंट्रा स्टेट सेल्स ऑफ एन आर्टिकल। आपको पहले से पता है जो भी जीएसटी होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपके पास सीजीएसटी जाता था, एक एसजीएसटी। तो 50-50% हिस्सेदारी होता है तो टोटल जीएसटी का, राइट। तो इसका 50% किधर गया है, 50% लिख दो। चलो सेकंड पे हो चुका है, थर्ड पे आते हैं। एबीसीडी कहते हैं एक ट्रेपेजियम है पैरेलल टू एबी इज पैरेलल टू डीसी, देख लीजिए साफ साफ दिख रहा है। कहते हैं ट्रायंगल सिमिलर होगा टू ट्रायंगल एओबी। यहाँ पे एओबी देखिए, ये जो एओबी है ना, ये जो ट्रायंगल है ये वाला एओबी, ये कौन से ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो सिंपल सी बात होता है, जब भी ट्रेपेजियम आता है ना, ये आमने सामने वाला ट्रायंगल सिमिलर होते, खत्म बात। तो ये जो एओबी होता है वो डीओसी के सिमिलर हो जाएगा, या फिर सीओडी लिखा हुआ रहेगा। इन दोनों में से कोई सा एक लिखा हुआ रहेगा, उसके आप सिमिलर कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो क्या आएगा सीओडी, खत्म बात, ये वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले की अगर मैं बात करता हूँ, कहते हैं द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 6। तो वो क्या आता है आपके पास 9 एंड 6 का, भाई कहाँ गया 9 एंड 6 का, क्या आता है अंडर रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है ए इंटू बी, 2 नंबर का। तो ए की जगह कितना आपके पास 3 है ना, 9 है, 9 सॉरी कौन सा था, फोर्थ वाला था ना, 9 एंड 16 है, तो 9 मल्टीप्लाई 16। वैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास कितना आ जाएगा 144 का कितना आ जाएगा 12, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 9 का 3 और 16 का 4, 3 4 जा 12, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे भी कर लीजिए भाई। ये भी हो गया आपके पास, है ना, कितना आ जाएगा 12। कहता है मैन डिपॉजिट 500 पर मंथ फॉर 6 मंथ। चीज़ों को समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। कहा जाता है एक मैन ने 500 रुपीज़ डिपॉजिट किया पर मंथ, 500 डिपॉजिट किया पर मंथ फॉर 6 मंथ्स एंड रिसिव्ड 3300 एज द मैच्योरिटी वैल्यू, द इंटरेस्ट रिसिव्ड बाय हिम। तो इंटरेस्ट कितना उसको मिला है वो हमसे पूछा है। समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे से। जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो P × N और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट रहता है, सिंपली, राइट। तो हमें बताना है ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा। आपको पहले बता दिया मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 3300। चलिए प्रिंसिपल कितना जमा कर रहा है वो 500, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, और प्लस में क्या इंटरेस्ट, सब कुछ पता है। 5 × 30 बोले तो 3000 इधर आएगा, माइनस कर दीजिए, कितना बचा 300 है ना। 33 में से 3300 में से 3000 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा इंटरेस्ट 300। लो भाई 300 कहाँ गया, ये रहा, खत्म बात। चले आगे। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छे को देखिए। रियल नंबर सब में ऑप्शन है, मतलब ये पूरा का पूरा वैसे भी डार्क किया हुआ है तो सारे रियल नंबर होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा डार्क है, यहाँ पे डार्क नहीं है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू इंक्लूडेड, ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। तो 3 में इक्वलिटी का साइन आने वाला है, इससे ग्रेटर ही है सारे, तो इधर होगा। और बीच में कितने भी, इसको मैं x ले लेता हूँ, जो कि यहाँ पे भी x से ही रिप्रेजेंट कर रखा है, और लेस देन होगा किससे 2 से, ध्यान रखिएगा इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। इनमें से चेक कर लीजिए कौन सा, यही वाला है क्या, ये नहीं है, ये वाला पहला वाला ये आपके पास। क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलें आगे।
चलिए नेक्स्ट है आपके पास 7th, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर दिस, देन नेक्स्ट 2 टर्म्स आर। तो देख लीजिए डी की वैल्यू सेम रहती है ना, इसमें कॉमन डिफरेंस। आगे बढ़ाते जाइए, 1 9 8 का गैप, फिर से 8 का गैप, 8 बढ़ा दिए 17 8 25 हो जाएगा, 8 और बढ़ा दिए 33 आ जाएगा, 25 और 33 खत्म बात। चलो भाई आगे चले, ये हो गया आपके पास 7th, हो गया आपके पास 8 चलते। कहता है ABC और QRP दो ए ट्रायंगल है, तो फटाफट ABC और QRP बना दीजिए। ABC और इधर से QRP, ABC और ये आ जाएगा QRP। अब आपसे बोलता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो गया, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, तो कोई सा भी साइड आप नहीं रख सकते। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करता हूँ तो AB जो है इसको उठा के इसको अगर पटक दीजिए तो ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल हो गए इस तरह से, AB अपॉन में QR, AB अपॉन में QR इज इक्वल टू, इधर से बात करूंगा तो AC अपॉन में QP, और उधर से अगर मैं तीसरे की बात करूंगा तो BC अपॉन में RP। लो भाई ये कहानी है। अब इनमें से देख लीजिए जो भी साइड इक्वल होंगे वही आपके पास आंसर होने वाला है। AB अपॉन में QR, AB अपॉन में QR, ये और ये तो है ही नहीं क्योंकि AB दे रखा है लेकिन QR नहीं है, है ना, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। दूसरा देख लीजिए AC अपॉन में QP, यहाँ पे है नहीं, और BC अपॉन में RP हो जाएगा, ये पहला वाला ये आपके पास सही है। QP नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना, QP नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि इसको उठा के इसके ऊपर रखा, जो जिसके साइड पे जाएगा वही उसके प्रोपोर्शनल होगा। बताइए भाई समझ में आ गई बात। चलिए 8th हो गया, 9th पे समझते हैं। होल नंबर कहता है सॉल्यूशन ऑफ द इंप्रेशन दिस इन इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास माइनस का x है और वो ग्रेटर देन है किससे, माइनस का 7। देखिए चीज़ों को समझिए, आपको अगर एक चीज़ याद हो तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें x की वैल्यू निकालनी हो और x बिलोंग कर रहा है किससे, होल नंबर से। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव के साइड चलता रहता है। अच्छा यहाँ पे जब नेगेटिव साइन हटाना है तो माइनस से हम दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं -1 से, या फिर -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मर्जी आपकी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके इसमें इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये जो है वो माइनस माइनस उड़ जाएगा, लेकिन ये रिवर्स हो जाएगा, माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो x इज लेस देन 7 दिखाएगा। तो 7 से कम कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 तक ले लीजिए होल नंबर में, ठीक है ना, डेसिमल वाले नहीं आते, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलें आगे। ओके नेक्स्ट आपके पास 10th वाला, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसके रूट्स निकाल कर दिए हुए हैं हमें, और हमसे कहता है कि ये दो रूट्स हैं हमारे पास। द रूट्स करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं, और मैं यहाँ पे आप लोगों को जो डाउट है वो क्लियर करना चाहूँगा कि परेशान क्यों होते हैं। जब ये 2 सिग्निफिकेंट बोला जाता है और 2 डेसिमल में बोला जाता है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं और बच्चे परेशान होते ही होते हैं। समझिएगा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डेसिमल का मतलब सिंपल मीनिंग होता है कि डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट होंगे, ये डेसिमल का मतलब है। लेकिन सिग्निफिकेंट के फिगर के केस में अगर ऐसा ना लाला ना, जरूरी नहीं है कि डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट होंगे। उस केस में ओवरऑल डिजिट आपके पास 2 होते हैं। सिग्निफिकेंट के कई सारे रूल्स हैं, अभी आपको नहीं पढ़ाया गया, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की तकलीफ, बट इतना समझ लीजिए कि अगर ये अभी मैं यहीं साथ में रूल्स में क्लियर करवा दूंगा। जैसे ये 1.4 है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 1.390 की अगर मैं बात करता हूँ, कुछ इस तरीके की बात करता हूँ, तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले राउंड ऑफ कर दिए। 9 है तो यहाँ पे लिया है तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। ये 1.4 है, डेसिमल बीच में कहीं भी होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो टोटल सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। जैसे ये हो गया आपके पास, अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि डेसिमल बीच में होता है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट नहीं रखना, हमें कितने रखने, 2 रखने। तो आप 2 सिर्फ इतना बोल सकते थे, लेकिन ध्यान रखना आपको राउंड ऑफ भी करना है। तो ये हो गया आपके पास 1.4। अब 0 पॉइंट इसकी बात करता हूँ, 0.359। अब यहाँ पे बच्चे फिर से परेशान कि सर ये डेसिमल है, बीच में है डेसिमल, तो मैं इन दोनों को गायब करके सिर्फ 0.3 लिख दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा राउंड ऑफ करना होगा तो 0.4 लिख लूँगा और हमारा काम बन जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। डेसिमल यहाँ पे एक परफेक्ट नंबर के बाद है, एक डिजिट के बाद है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 0 हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपको डेसिमल दिखे। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसे लिखा जाता है 0.359 ऐसा लिखा रहता है। डेसिमल दिखे इसीलिए हम 0 लगाते हैं। तो ये जो डेसिमल है वो बीच में नहीं है, किसी भी आपके पास जो डिजिट्स हमारे उनके बीच में नहीं है, वो स्टार्टिंग में। तो उस केस में ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होता। ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए, सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड आउट करने के रूल्स हैं, तो ये नहीं है। तो डेसिमल जब स्टार्टिंग में होता है तो वो काउंट नहीं होता है। अब कितने चाहिए मुझे, 2 डिजिट चाहिए, तो ये कि ये 2 सिग्निफिकेंट। वैसे अब ये 3 है लेकिन हमें 2 ही चाहिए, तो इन दोनों को रखूंगा। लेकिन दोनों के साथ साथ आपको क्या रखना है, आपको राउंड ऑफ भी करना है। तो ये 5 है, 5 से ग्रेटर है, इसके बगल वाली वैल्यू एडजस्टेंट वाली, इसको 1 बढ़ा देगा तो 0.34 हो जाएगा। तो पहली वैल्यू आ गया 1.4, दूसरा हो गया 0.34।
चेकआउट कर लीजिए, किधर है, अच्छा 5 था क्या, 4 में बढ़ाना है भाई, कम नहीं करना, सॉरी ये 5 था, ये ज़्यादा था तो एक हिस्सा बढ़ा देगा, ठीक है ना। जैसे इसमें बढ़ाया था 9 था, है ना, इसमें 4 बढ़ा दिया था, इसमें ये बढ़ा देंगे। लो भाई ये आ गया, चले आगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे इसकी बताया प्रोपोर्शन में, तो ये तो छोटी चीज़ है, प्रोपोर्शन है तो 1.5 डिवाइडेड बाय में 3, और वो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू रख दीजिए, फिर क्या आ जाएगा आपके पास x अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इसको करेंगे 3x, 1.5 मल्टीप्लाई 8, x इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, डेसिमल हटिए नीचे 30, 15 दूनी 30, 2 से इसको उड़ा दीजिए, 4x की वैल्यू 4 किधर है 4, ये रहा 4। चलें आगे, चलो ये हो गया आपके पास 11th 12th। देखिए पॉलिनोमियल है, डिवाइड करते हैं इतने से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, डिवाइड करने का मतलब होता है यहाँ से पहले आप x की वैल्यू निकालिए इक्वल टू 0 रख के, ठीक है ना, कितना आया -3, यहाँ पे पुट करिए, जो आएगा वही आपके पास रिमाइंडर है ना। तो 2 ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर, माइनस का 7x की जगह -3 -1, -3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, बीच में माइनस 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 प्लस 21 है ना, और ये माइनस का 1 21, कितना आ जाएगा 8 1 9 39, माइनस का 1 और कितना आ जाएगा 38, 38 की तरह चेकआउट कर लीजिए, ये रहा खत्म बात। चले भाई आगे, आज आगे की बात करते हैं। कहता है 73 इज द nth टर्म, nth टर्म मतलब कोई सा भी टर्म हो सकता है, सो tn इज व्हाट 73। नाउ व्हाट वी आर गिवन, सो प्रोग्रेशन ये है, तो हमें n की वैल्यू बतानी है, तो ये रहा है प्रोग्रेशन। तो tn की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, मालूम है ना। चलो a की जगह कितना है 3 है, n नहीं मालूम है, n अपने को निकालना है, d की जगह देख लीजिए दिस माइनस दिस, कितना आ जाएगा 5, और इज इक्वल टू 73, इधर n माइनस 1 रखिए, 3 प्लस का उधर भेज दिए माइनस, तो 73 में से -3 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड भेज दीजिए, आ जाएगा n माइनस 1। ये छोटी छोटी चीज़ें हमने आपको करवा रखे हैं। 73 में 3 जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 5, 5 से काट दीजिए, 14 -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 + 1 1 15, तो 15th टर्म हो जाएगा। लीजिए भाई 15th टर्म हो गया। आगे चले भाई 15 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब रूट्स पूछा आपसे, तो रूट्स आपको नेचर बताने के केस में हम क्या निकालते थे, डी। व्हाट इज डी, डी इज v² - 4ac। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आते तो रियल और डिस्टिंक्ट होता था, याद है ना। डी की वैल्यू लेस देन 0 आता था तो नो रियल रूट्स होता था, इमेजिनरी रूट्स निकल कर आते थे, और डी की वैल्यू जब 0 आते थे तो इक्वल एंड रियल रूट्स निकल कर आते थे। ये हमने आपको तुरंत रिवाइज करा दिया। अब बात आती है हमें डी निकालना है और कुछ नहीं करना, राइट। हमें डी निकालना है ना, सिर्फ डी निकालना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास v² - 4ac। अब यहाँ पे इक्वेशन देख लीजिए कौन सा था, ये था। यहाँ से abc की वैल्यू निकालने आना चाहिए। x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो a की वैल्यू 1 आ गया, b की जगह x का कोफिशिएंट होता है 2 आ गया, c की जगह क्या आपके पास 1, यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा d = b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का 4 × 1 × c। a और c की वैल्यू पुट कर दिया और कुछ नहीं, 2 2 जा 4 - 4 कितना आया 0। जब d की वैल्यू 0 होता है तो इक्वल एंड रियल रूट्स, ये रहा इक्वल एंड रियल रूट्स। चलिए आगे भाई, नेक्स्ट है 15 है ना। अब कौन सा आपके पास 15, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब कौन सा गलत है वो देख लीजिए। तो जो सही होगा तो ठीक है, लेकिन जो गलत होगा उसको हम टिक मार कर देंगे। कहते हैं ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते थे याद कीजिए, वो हमेशा 2×2, 3×3, 4×4, वो रो और कॉलम सेम होते हैं, हमेशा होते हैं, तब जाकर हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तो भैया बहुत सही बात है, ये अच्छी बात है। कहते हैं ऑल नल मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप नल मैट्रिक्स होते हैं जिसके सारे एलिमेंट 0 हो तो वो 2×2 का भी हो सकता है, वो 2×3 का हो सकता है। तो ये कहाँ हुआ, ये नहीं हुआ ना आपके पास, ये 2×3 का भी हो सकता है। तो क्या ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रो और कॉलम इक्वल नहीं है। तो यही चीज़ आपके पास गलत है, और बाकी 100% सही होंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ना। इसमें कहा जाता है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी तो पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो और कॉलम दोनों के सेम होते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर 0 इज द डायगोनल मैट्रिक्स। यस, डायगोनल मैट्रिक्स होते ही वही है जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स, यस लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होते हैं, मान लीजिए ऐसा है, और बाकी सब जगह 0 0 0 0 होता है ना, लाइक दिस। मान लीजिए ये 5 3 2 ले लिया, बाकी सब जगह आपको 0 0 0 0 0 0 लिखना होता है। इसी को कहा जाता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेम सेम आ जाए, जैसे 2 2 2, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और अगर 1 1 1 आ जाता है तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए रिवाइज करा दिया छोटी छोटी चीज़ें, आगे चलते हैं। अरे भाई ये तो MCQ खत्म हो गया। आइए आप सेकंड वाले क्वेश्चन के पास आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपके पास गिवन है ना। इसमें कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इफ 4x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 5 लीव्स द रिमाइंडर -10 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। अब ये भी बताया मैंने आप लोगों को, जब भी हम किसी भी नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं इट मीन्स आप क्या कीजिए, वहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, उसमें पुट करिए, जो बचेगा वही रिमाइंडर बचेगा। अब बात आती है यहाँ पे रिमाइंडर हमें दे रखा है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो k के टर्म में बचेगा, तो जो k के टर्म में बचेगा उसको मैं इसके इक्वल रख दूंगा क्योंकि बोथ विल बी द रिमाइंडर। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, मालूम है ना। चलिए यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -1/2 का पावर क्यूब -2 -1/2 का स्क्वायर और प्लस में k मल्टीप्लाई में -1/2 और प्लस का 5 है ना, और जो भी आएगा वो किसके इक्वल होगा, -10 के इक्वल होगा क्योंकि ये भी बचेगा रिमाइंडर और ये भी रहेगा -10। अभी नहीं रखना चाहते इक्वल टू में -10, कोई दिक्कत नहीं, बाद में रख लीजिएगा। सॉल्व कीजिए भाई, 4 मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे -1/8 आएगा और माइनस का 2 और मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा और इसको करेंगे तो माइनस का k/2 आएगा और ये प्लस का 5 और इक्वल टू में माइनस का 10 ले लिया मैंने। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे इसको उड़ा दो, कितना बचा माइनस का 1/2 और इससे इसको उड़ा दो, कितना बचा आपके पास 1/2 है ना, माइनस का ही 1/2, ये भी बचा है, ये बचा माइनस का k/2 और प्लस का 5 और इक्वल टू में माइनस का 10। इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो -1 आ जाएगा है ना, -1 उधर भेज देता हूँ मैं और ये 5 भी उधर भेज देता हूँ, तो इधर बच गया मेरे पास माइनस का k/2 और इक्वल टू में क्या बचेगा, ये माइनस ये उधर चला जाएगा तो -10 में +1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का k/2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 9 माइनस का 14, ठीक है ना। इसको उधर करिए, माइनस का k इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा माइनस का 28, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, k की वैल्यू 28, खत्म बात, हो गया आंसर। ये देखिए कितने मार्क्स का, ओ भाई 4 नंबर का, ये बच्चा से क्वेश्चन 4 नंबर का भी, फ्री फंड के नंबर ले जाओ। चलिए आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट इसको, थोड़ा सा ऊपर करके है ना। ओके तो फिर से आगे हमारे पास मैच्योरिटी वाला जो भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेटा आप नीचे आ जाओ। ओके इतने पे रहो। अच्छा इसमें कहा जाता है अमित डिपॉजिट्स 1600 पर मंथ, तो आपको बैंकिंग से क्वेश्चन आया हुआ है ना, 1600 रुपये हर महीने जमा करता है, कब तक, 18 महीने तक। तुरंत लिख दिया कीजिए P 1600 हो गया, नंबर ऑफ मंथ्स 18 हो गए, और क्या क्या कहा जाता है, डिपॉजिट है ना, और मैच्योरिटी वैल्यू उनको मिल रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है आपके पास कितना 31080 31080 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ऑफ कोर्स व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो नाउ वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बड़ा और छोटा और कुछ भी लिखिए उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हमें है ना, वो घर की बात रहती है आपके पास। तो अब बात आती है कि इसको हम कैसे करें भाई, बड़ी ही टेंशन वाली बात है, दुविधा वाली बात है, समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे से। हमें बैंकिंग में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पता है, तो मैं दोनों को लिखूंगा और मैनिपुलेट करके निकालने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट वन इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, राइट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला वो होता था प्रिंसिपल और ब्रैकेट में n फिर n+1 जो नंबर ऑफ मंथ्स होते थे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1/12 क्योंकि मंथ का हम कंसिडर करते थे और इंटू में रेट बाय में 100। और दूसरा मैच्योरिटी वैल्यू का होता था P × n और प्लस का क्या होता था आपके पास इंटरेस्ट। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ से, ये वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो बाकी सारे अगर निकालना है, बेसिकली हमें जो भी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सबको पता करना पड़ेगा। बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, यहाँ पे पुट करके हम निकाल लेंगे क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं, मतलब यहीं से निकलेगा, ठीक है। तो एन हमें पता है, पी वी हमें पता है, कि हमें आई पता है, आई नहीं पता, तो आई 100% यहाँ से निकलने वाला है हमारे लिए, 100% यहाँ से निकलने वाला, ऐसे मैनिपुलेट करके काम कीजिएगा। मैच्योरिटी वैल्यू देख लीजिए कितना है 31080, प्रिंसिपल कितना है आपके पास 1600, एन कितना आपके पास 18 और प्लस का क्या आई, यहाँ से सॉल्व करके हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो आ जाएगा 31080, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 48 के 8 बच गए 4, 8 4 12, और कितना आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 2, आ जाएगा 8 8, ये आ जाएगा 2 8 8 और ये आ जाएगा 00 और इक्वल टू में आ जाएगा क्या इंटरेस्ट। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 31080 में से आ जाएगा 28800, ये आ जाएगा 80, 10 में 8 जाएगा 2, बच गए 1, 10 में 8 गए 2, बच गए यहाँ पे 2 ही बचेगा, तो 2280 आ जाएगा बस। तो 2280 आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। चीज़ों को समझिएगा बहुत ही अच्छे से। अब हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, हमने इंटरेस्ट निकाल दिया ना, अब कोई टेंशन नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे पुट कर देंगे। इंटरेस्ट की जगह कितना पुट कर दूँ मैं, इंटरेस्ट के 2280 पुट कर दूँ, प्रिंसिपल की जगह 1600, और कितने महीने के लिए 18, तो इसके जगह 18 पुट करूँगा, मल्टीप्लाई 18 + 1 19 और डिवाइडेड बाय में 2, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई में 1/12
और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में रेट अपॉन में 100, खत्म बात। यहाँ से अपने को आर निकालना है, जो नीचे होगा ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो आ जाएगा 2280 मल्टीप्लाई, नीचे वाला 2 है, ऊपर गया 12, ऊपर गया 100, ऊपर गया, और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे ले आइए, इधर आ जाएगा, इक्वल टू को इधर लाते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, आ जाएगा 1600 मल्टीप्लाई आ जाएगा 18 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 19, और क्या बचा बस, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब काटा पीटी करना तो पड़ेगा ही थोड़ा सा हमें, तो देखिए 00 से 00 उड़ जाएगा। चलो, और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 2 से काट दीजिए, सॉरी 6 से काट दीजिए 2 बार में, और 6 से काट दीजिए 3 बार में, ठीक है। चलो आगे और की बात कर लेते हैं हम, और कुछ कटेगा, ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 बना लेंगे, 4 से 16 को मैं कितने बार में काट दूंगा, 4 बार में काट दूंगा, ठीक है। चलो 4 से इसको काट दो मैं, 4 पचे 20 हो जाएगा, कितना बचा 2, और 4 सत्ते 28, और ये आ जाएगा 0, 570 आ गया, ठीक है। और 19 से भी कट जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 9 27, 190, और 19 से इसको काट देंगे तो कितना बचेगा 10, बाकी सारे कट गए, सिर्फ कितना बचा 10। सो 10% विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, कितने नंबर का, 4 नंबर का भाई साहब। और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, सिंपल सा लॉजिक है भाई। चलो 4 4 8 नंबर हमने ले लिया, तीसरे के पास चलते हैं। इसमें कहा जाता है कि एक शॉपकीपर है, चीज़ों का समझिएगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हमारे पास खाली स्पेस है ना। कहा जाता है एक शॉपकीपर है, बॉट एन आर्टिकल, 1200 मार्केट प्राइस था आपके पास, 1200 मार्केट प्राइस था, लेकिन शॉपकीपर ने होलसेलर से खरीदा उसको 10% के डिस्काउंट पे। तो 1200 मार्केट प्राइस था, लेकिन एक्चुअल में उसने खरीदा कितने को, 10% के डिस्काउंट में। तो 10% इसमें से लेस कर दीजिए, 10% लेस करेंगे, 10% इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1200 का 10% है ना, 10 बाई में 100, 2 0 2 0 12 दें 120, 120, तो 120 कम कर दीजिए इसमें से, है ना। 120 कम करेंगे कितना बचेगा, 1080, मतलब होलसेलर ने 1080 का खरीदा हुआ है, ठीक है। ये अभी चेक कर लेते हैं, आगे चेक करते हैं। कहता है शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल टू द कस्टमर, ये तो शॉपकीपर ने खरीदा है ना, ये शॉपकीपर ने इतने में खरीदा है, ठीक है। आगे चलिए, अभी उस शॉपकीपर ने कस्टमर को बेच दिया मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस कितना था हमारे पास, 1200 रुपये, 1200 में बेच दिया, किसी को चिपका दिया। तो जो 1200 का खरीदा है वो कौन है, कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर है आपके पास, सिंपल सा लॉजिक है। तो शॉपकीपर 1080 का खरीदा है और उसने कस्टमर को चिपका दिया 1200 का। अब आगे चेकआउट करते, कहते हैं इफ़ जीएसटी रेट इज 6%, सो जीएसटी रेट जो हमारे पास वो 6% है। आगे चेकआउट करते, देन फाइंड जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, होलसेलर कहाँ है, ये रहा। अच्छा, होलसेलर ने कितने का बेचा है आपके पास, तो होलसेलर ने ऑफकोर्स 1080 का बेचा है। अच्छा, जितने का 1080 का बेचा है तो होलसेलर को 1080 का ही जीएसटी रेट पे करना पड़ेगा, तो 1080 का 6% निकाल दीजिए, ख़त्म बात। तो ये आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, ये 3 बार में और ये 5 बार में, और 5 से इसको काट दूँ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये आ जाएगा आपके पास 0.536, और इसे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 तिया 63 और 6 तिया 18, है ना, 21 तिया 63 और 6 तिया 18, ठीक है। तो 63 और प्लस में 6 तिया 18 मतलब 1.8, तो 64.8 रुपीज़ जो है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, इन दोनों को ना, 21.6 मल्टीप्लाई 3, तो 64.8 रुपये, इतना उसको जीएसटी जो पे करना पड़ेगा किसको, होलसेलर को, क्योंकि उसने 1080 का बेचा है, जो जीएसटी रेट उसको मिलेगा, जो जीएसटी है वो तो उसको पे करना ही पड़ेगा भाई। नेक्स्ट आपके पास क्या कहता है, कहता है अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर टू बाय द आइटम, कस्टमर का ये रहा, उसने कितने खरीदा 1200 का, अब 1200 का खरीदा तो जीएसटी तो देना ही पड़ेगा। लो भाई जीएसटी जोड़ दो, ठोक दो, जीएसटी कितना है 6%, तो 1200 का 6%, 1200 का 6%, 2 0 2 0 12 6 72। अच्छा, 72 रुपये उसको कितना पे करना पड़ेगा जीएसटी, लेकिन उन्हें बोला टोटल अमाउंट पे करना है ना, तो आइटम को बाय करने के लिए, तो 1200 तो पे करना ही पड़ेगा, साथ में 72 रुपये 72 रुपीज़ और पे करना पड़ेगा। सो इट विल बी अमाउंट टू 72 इज इक्वल टू 1272। क्या इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल छोटी सी चीज़ थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम, है ना। आगे की अगर हम बात करते हैं तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के पास, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 4 8 8 5 13, ये क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा थोड़ी होता है, 5 4 9 4 13, 13 नंबर का, 13 नंबर का ये सेक्शन कैसे हो सकता है, या तो 15 नंबर का होगा ये, है ना, 15 नंबर का होगा, शायद कहीं छोड़ दिया कुछ। चलो कोई नहीं, अभी हम फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, मार्क्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, इसमें कहा जाए सॉल्व दिस
सॉल्यूशन ऑन द रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे हमें सॉल्व करके दिखाना है इनइक्वालिटी वाली सिस्टम है। छोटी सी चीज़ देखिए, सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन मिले है, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसको प्लस कर देंगे, राइट। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस को हटा दीजिए, माइनस को नहीं जोड़ना, ठीक है ना। यह आ जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11/2। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और इसको लिख देता हूँ माइनस, यूँ ही माइनस को प्लस माइनस में कंसिडर कीजिएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आ जाएगा माइनस का 11/2, फिर आ जाएगा आपके पास माइनस का x है, फिर ये लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस का 3x है, और ये लेस देन इक्वल टू फिर 3 2 2 1 7/2, ठीक है। इतनी बात ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब चलिए हम हमेशा क्या करने की कोशिश करेंगे पता है, जो x होगा ना उसको हम एक बीच में लाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ यहाँ पे और कहीं और नहीं, सिर्फ यहाँ पे हम एक x वाली टर्म को लाएंगे ताकि इधर से भी दोनों साइड से कंडीशन आ जाए। या तो आप इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको एक्सरसाइज में कराया, अलग अलग करके कराया। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, घर की बात रहती है। तो मैं क्या करूँगा, अगर दोनों साइड, अच्छा इसके बाद माइनस एक्स भी है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये मैं भूल ही गया था अभी। अब मुझे यहाँ से भी x उड़ाना है, यहाँ से भी x उड़ाना है, तो मैं तीनों में ही x प्लस कर दूंगा। अब की बार तीनों में करना पड़ेगा क्योंकि मैं x बीच में चाहता हूँ। अच्छा तीनों में x प्लस करूँगा तो ये उड़ जाएगा, तो यहाँ पे -11/2 बचेगा, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, और माइनस का अगर मैं प्लस x कर रहा हूँ तो -2x बचेगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे इस प्लस करूँगा तो x उड़ जाएगा। चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या करना है, इसको उड़ाना है, तो -½ करना पड़ेगा हमें। तो -½ करेंगे, देख लिए -11/2 में से -½ करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, माइनस का 12, माइनस का 6 आ जाएगा। तो यार आपके पास माइनस का 6, ठीक है ना, माइनस का 6 आएगा, बाई में 2 भी तो रहेगा, एक बार चेक कर लें क्या, हाँ ठीक है, इतना ही रहेगा आपके पास। और लेस देन इक्वल टू ये उड़ जाएगा, ये माइनस का 2x रहेगा, लेस देन इक्वल टू इसमें हाफ माइनस कर देंगे, तो 7/2 में से हाफ माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा मेरे हिसाब से, है ना। 6/2 बनेगा तो 3 बचेगा। चलिए भाई यहाँ तक समझ में आ गए। अब यहाँ से हमें -2 को भी उड़ाना है, तो -2 से हम सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बना लेगा मेरे पास, -6 डिवाइडेड बाय में -2। उसके बाद x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x, और लेस देन इक्वल टू, अच्छा ध्यान रखेगा क्योंकि जब भी हम माइनस नंबर से, इसको भूल जाइए, अगर जब भी हम माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो प्लस का 3 तो बना लेगा, ध्यान दीजिएगा, -2 से डिवाइड करो तो प्लस का 3, ये उड़ जाएगा, तो ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये यहाँ पे x बना लेगा, और ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी ऐसे हो जाएगा, और मेरे पास ये 3 है, 3/2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कितने का हो जाएगा, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने -2 से डिवाइड करा है ओवरऑल को। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है -3/2 से और लेस है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की वैल्यू ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू इधर से लिख रहा हो तो -3/2, ताकि इजीली समझ में आए आपको, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लीजिए, यहाँ तक है आपके पास, ठीक है ना। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। नॉर्मल सी कहानी है आपके पास। तो -3/2 से लेकर कहाँ तक ले जाइए आप, 3 तक ले जाइए। कहीं अगर सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। मेन चीज़ है आपको, अभी मैं फिलहाल से यहाँ पे साथ में कंसेप्ट, वैसे तो गलत नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया तो आप लोग प्लीज़ केयरफुली जरूर कीजिएगा एक बार, ठीक है। वैसे भी मैं जल्दी में हूँ तो इसको फटाफट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसको रियल नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ इस तरह से रहेगा, इधर 0 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इधर -1, ये -2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4। लो भाई हमारा काम बनता जा रहा है, आगे चले। चलो आगे की बात कर लेते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ रहेगी और कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अच्छा अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा तो -3/2 है, -3/2 किधर आएगा भाई, ये रहा, -3/2 मतलब 2.5 है ना, 1.5 सॉरी, तो 1.5 यहाँ पे आएगा माइनस का, तो ये वाली एक वैल्यू रहेगी। अच्छा इंक्लूड है तो इसको ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, पूरा डार्क कर दीजिएगा। ये भी इंक्लूडेड है तो कितना है, <3 है, तो ये वाला ये भी डार्क कर दीजिएगा, और ये वाले सारे के सारे आ जाएंगे, इसको भी डार्क कर दीजिएगा। और ऐसा नहीं करना चाहता आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, जैसा भी ऊपर में था, इसको भी डार्क कर दीजिएगा, इसको भी डार्क कर दीजिएगा, और रियल नंबर है तो इन सबको भी शेड कर दीजिएगा, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ भाई क्लियर हो गई। चलिए आगे, तो ये हो गया पहला पार्ट इसका। अब चलते हैं हम सेकेंड वाले पार्ट के पास। सेकेंड वाले पार्ट की बात अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगा फाइंड द 16th टर्म ऑफ द AP दिस ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म्स। तो 16th टर्म का क्या मतलब बताया था, T16 को मैं लिख सकता हूँ ना A + 15D। देखिए आपको मैंने बस इतनी सी बात बताया था कि चाहे वो कोई सा भी टर्म हो, जब भी आपको निकालना हो तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है। क्या काम करना है भाई, तो आपको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको AP दे रखा है तो A और D तो पता ही रहेगा, तो 16th टर्म निकाल लीजिए, है ना। तो A की जगह लिख दीजिए 7 + का 15 मल्टीप्लाई, D की जगह दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा 4, 15 चौके 60, 60 और 7 67। लो भाई टर्म 16 क्या हो गया 67। दूसरा क्या निकालना है, सम ऑफ
6 टर्म्स, मतलब S6 निकालना है। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिखकर दिखा देता हूँ, है ना, इसको रहने दीजिए। SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू में d। ठीक है, चलो भाई S6 निकालेंगे तो आ जाएगा इसके जगह पे 6/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 7 है प्लस में n की जगह 6, 6 - 1 5 लिख देता हूँ और d की जगह कितने लिख दो 4। चलो भाई इसको सॉल्व कर, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, 7 दूना 14 आ जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 34 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई के 4 3 12 1, 3 3 9 1 10, है ना। चलो 102 आ गया। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई बात? लो भाई हो गया 102, इनका S6 निकाल दिया हमने, हो गया क्वेश्चन। और कितने ओ भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मिलेंगे अब हमें, छोटे छोटे क्वेश्चन है यार। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये आपके पास फिगर है और साथ में आपके पास कुछ इस तरह की कहानी गिवन है। इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर सी ई इज ए टेंजेंट। ये जो आपके पास वो टेंजेंट है दिख रहा है साफ साफ। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, बिल्कुल खटैक से। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पे क्या होने वाला है चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये ABCD, ये था ABC, ये 93, ये अच्छा ये दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है डायरेक्टली वहाँ पे आते हैं, ADC निकालना है, ADC। ये एंगल 93 है तो बाकी 180 में से घटा दीजिए, तो 180 में से 93 लेस कर दीजिए, 10 में से 3 गए 7, 8 यहाँ 7 बचा, 17 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, 87। चलो भाई ये 87 निकल कर आ गया, बस हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा निकालना है CAD ये वाला। आपको याद होना चाहिए कि एक सर्कल में अगर ये टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट है, ये वाला मान लीजिए P है, A है, ये B है, कुछ भी कह दीजिए, ये P अगर टेंजेंट है और ये कोड है, तो कोड के साथ जो एंगल X बनता है और ये वाला जो टेंजेंट रिमेनिंग सेगमेंट में जो बनाता है उसके इक्वल होता है। ये X है तो ये भी X होगा। तो सिंपल, अगर ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 35, क्योंकि ये देखिए कोड है और ये वाला रिमेनिंग सेगमेंट में बन रहा है एंगल। बताइए भाई किस तरह की कोई प्रॉब्लम? ये भी हो गया। ACD देखिए किधर है, ACD। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये आपके पास टेंजेंट है, तो इनके बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बेसिकली, वहाँ पे 100% 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो चीज़ है आपके पास, ये क्या है, रेडियस है, ये सेंटर है ना, ये रेडियस है और ये क्या टेंजेंट है, तो ये पूरा कितना है 90 है। तो अगर ये 35 है तो ये कितना हो गया 55 बचेगा ना। लो भाई हो गया क्वेश्चन। बोलो भाई किस तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, डन। तो ये है आपके पास सैम्पल पेपर 2 का बेसिकली पार्ट ए, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे सबको निपटा दिया। अभी मुझे कुछ काम है तो फटाफट पहले आप सेक्शन ए कर लीजिए। कल बेसिकली मैं डाल दूंगा किसको, सेक्शन बी को। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए टेंशन मत लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सेक्शन बी के साथ। अच्छा, साथ में अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ में अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।